साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों कई बार क्वेरीज से आती हैं कि भाई मेंटेनेंस क्लेम है, कैसे लड़ें, कैसे जो है लड़कियों को डिफीट करें। और सब लोग जो है जीतना चाहते हैं, पर प्रयास सबके बराबर नहीं होते। कुछ लोग अच्छे प्रयास करते हैं, कुछ लोग कम प्रयास करते हैं, बट सबका मोटिव एक ही है कि मेंटेनेंस से मुक्ति मिले। देखो, नशा मुक्ति अभियान सक्सेसफुल है भारत में, पर मेंटेनेंस मुक्ति अभियान सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो बहुत क्वालिफाइड हैं, कमा सकती हैं, कमा रही थी, वो तक मेंटेनेंस मांगने आ जाती है। साथियों कभी शादी में जाना, एक बात ऑब्जर्व करना कि पढ़े लिखे लोग जो बहुत अच्छा कमाते हैं, अच्छे पढ़ लिख गए, वो अक्सर चाट की काउंटर पे या किसी पताशे काउंटर पे जो है आपको कटोरा लगे दिखेंगे, जो होते हैं ना प्लास्टिक के डोने होते हैं, कि भाई पताशा दे दो या हमें जो है ये खाना जो है दे दो। ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? भुखमरी की हरकत है, बेसिकली मानसिकता खराब है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, पर अक्सर ऐसा होता भी है। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और वही चीज़ जो है आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, हिंदुस्तान में एक मेंटलिटी मैंने देखी है कि अगर लोग संपन्न हो भी जाएंगे ना, तब भी ये राशन का माल खाने की जो हैबिट है वो छूटेगी नहीं। और वही टेंडेंसी जो है लड़कियों में डेवलप हो रही है कि भले वो एम्पावर हो रही हैं, गर्ल्स पावर की बात भी हो रही है, बट उसके बावजूद भी वो हर संभव रूप में जो सरकारी योजना का बेनिफिट है वो लेना चाहती है। और सरकारी योजना क्या है? मेंटेनेंस दिलाओ योजना। साथियों, चाहे लड़की पढ़ी लिखी हो तब भी मेंटेनेंस जो है देना पड़ेगा। साथियों, लड़की जो है लंगड़ी हो चाहे लंगड़ी नहीं हो तब भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। साथियों, लड़की मेंटली फिट हो चाहे मेंटली फिट नहीं हो, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। साथियों, लड़की चाहे एडल्ट्री में है चाहे नहीं है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये जो सरकारी योजना है मेंटेनेंस देने की, ये बहुत अच्छी योजना है, पर इसका जो लाभ लेने वाले लोग हैं ये गलत है। और ये लोग अनावश्यक रूप से जो है अपना क्लेम पुटअप करते हैं, आपको जो है अरेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली आप परेशान हो जाते हो। तो दिमाग में चीज़ें घूमती रहती है, करें तो क्या करें। क्लियर है बात? ये तो साथियों इसलिए समाधान बहुत ज़रूरी है। समाधान नहीं होगा तो फ़ायदा अपने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो साथियों इसी कड़ी में मेंटेनेंस को लड़ने का स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे लड़ें, इस पर हम जो है जोड़ देंगे। साथियों, जो बेसिकली लोग हैं उसको हम बांटेंगे 3 कैटेगरी में। एक तो वो लोग जिनकी आय 10 से 12 हज़ार है, 15 हज़ार है, 20 हज़ार है। अगर उन पर मेंटेनेंस क्लेम हो भी गया है तो वो लड़े नहीं, भाई कोर्ट उनसे ले भी क्या लेगी, 2, 3, 4 हज़ार, 5 हज़ार मेंटेनेंस का। और बेसिकली वो छोटा अमाउंट है, इस पर लड़ना ही क्या। जितना अमाउंट जो है वाइफ को आप दे सकते हो दे दो, बढ़िया रहेगा। भाई आप एक एडवोकेट बुक करोगे, उसकी सेवाएं लोगे, फिर वो लंबा केस चलेगा। जितना पैसा वकीलों पर खर्च कर दोगे उससे ज़्यादा पैसा जो है आपकी वाइफ को देना नहीं है आपको। क्लियर है बात है? देना बहुत कम अमाउंट ही है, तो दे दा के छुट्टी करो ना, क्यों लड़ रहे हो। साथियों, लफड़ा कहाँ होता है कि जहाँ पर अपर स्टार्टर है, कि जहाँ पर आपकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, यहाँ पर एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक अच्छा पैसा आता है टर्नओवर से, वहाँ पर लड़कियाँ जो है भारी भरकम केस लेके आती है कि साहब मेरा पति 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रहा है और अल्टीमेटली मुझे जो है अमाउंट दिलाया जाए। क्लियर है बात ये? तो साथियों उस कंडीशन में स्ट्रेटेजिकल वर्क करना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो कोर्ट ना केवल क्लेम आपका भारी भरकम बांध देगा, अभी तो ये भी देखा गया है कि कोर्ट जो है क्लेम आपका तय कर देगा बैक डेट से। तो साथियों करें तो क्या करें, रास्ता क्या है, इस सब पर्सपेक्टिव पर अपन जो है चर्चा करना चाहते हैं। साथियों इसी स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पार्ट है केस को एनालिसिस करना, जो हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि वाइफ का नोटिस आ गया और उसका तुरंत रिप्लाई करने का हम सोचते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई मत करो, या कई बार दिमाग में आती है स्ट्रेटेजी कि भाई डिले करो, डिले इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। साथियों डिले कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। देरी बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ पर है? सड़क पे, कि दुर्घटना से देरी भली, पर अगर कोर्ट में आप देरी कर रहे हो तो वहाँ पर आप नुकसान खा जाओगे। क्योंकि जितना आप देरी करोगे आपके नेगेटिव पॉइंट्स जो है वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। कोर्ट क्या बोलेगा, भाई देरी आपके पार्ट पे, खर्चा बांध दो बैक डेट से, नुकसान आपका हुआ। बोलने वाले बोलते रह जाएंगे पर नुकसान आप खा जाओगे। तो करना क्या है, आपके पास पूरा समय है 90 दिन का। 90 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, 90 दिन में हम अपना रिप्लाई पेश कर सकते हैं। तो जो ये टाइम लाइन गाइडलाइंस है उसको हमें फॉलो करना है। साथियों मोटी मोटी बात आप समझ लो कि जो भी पिटिशन हमारे सामने आई है उस पिटिशन में बेसिकली होते हैं 3 खंड। खंड नंबर 1 जहाँ लड़की कहती है कि मेरे माता पिता ने बढ़ चढ़ के दान-दहेज दिया। क्लियर है? खंड नंबर 2 जहाँ पर उसकी होती है दास्तां कि मुझे मारा पीटा गया, घर में हिंसा कार्य की गई, मुझे अल्टीमेटली घर से बाहर निकाल दिया। तीसरा होता है आपकी बड़ाई कि मेरा पति जो है लाखों रुपए कमाता है और मुझे मेंटेनेंस जो है दिलाया जाए। क्लियर है बात ये? तो आपको सबसे पहले ये अश्योर करना है कि जो बातें उसने लिखी हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेसिंग ब्रीफ तैयार करना। ये बहुत ज़रूरी है, जो कि अपन करते नहीं है। अगर अपन चले भी जाएंगे एडवोकेट के पास में तो सिर्फ वो रिप्लाई लिख देंगे। हम वो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप केस को खुद लड़ें। और जब खुद लड़ेंगे, आप बनेंगे आत्मनिर्भर, तो कम से कम आप अच्छे तरीके से केस को लड़ पाएंगे। साथियों कई बार आप कश्मीर घूमने जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर डिफरेंट राइड्स होती है, वो भी तो आप खुद करते हो ना। हाँ, जो आपके साथ में
असिस्टेंट है या कंसर्न टीचर है वो आपको गाइड करता है कि भाई ऐसे आप राइट करो, ऐसे आप स्कीमिंग करो, पर करते खुद हो ना आपको आता है मज़ा। तो ऐसे कोर्ट केस है, चूँकि कोर्ट केस लड़े हुए नहीं होते हैं, हमें अनुभव नहीं होता है, इसलिए हमें डर लगता है। चीज़ें बहुत सिंपल है। तो अगर पिटिशन आई है तो वो आपके लिए आई है, तो पढ़नी भी खुद ही है आपको उसको। तो पहले हम करेंगे सेल्फ असेसिंग उसका, क्लियर है, कितने फैक्ट सही है कितने फैक्ट गलत है। जो फैक्ट सही है उस पर तो काम करना ही नहीं है, जो फैक्ट गलत है वो गलत क्यों है, और अगर गलत है उसके बारे में हमारे पास स्पष्टीकरण है तो सपोर्ट योर स्पष्टीकरण विथ एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। क्लियर हो गया साथियों। अमूमन क्या डिफेंस हम लेते हैं कि वाइफ जो है अपनी इच्छा से गई है, वाइफ जो है मैं चली गई है छोड़ के, क्लियर है बात ये। तो हम लोग सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के लाइट में डिफेंस देते हैं। बेसिकली ये इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी क्या कि अगर वाइफ रह रही है एडल्ट्री में तो मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, वाइफ जो है रह रही है अलग तो मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, या हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं अलग और रीजनेबल कॉज नहीं है तो वहाँ पर मेंटेनेंस जो है नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है बात ये। बट बेसिकली समय बीतने के साथ साथ ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं कि वाइफ एडल्ट्री में, जब तक एडल्ट्री प्रूव नहीं होगा मेंटेनेंस दे दो। अगर अलग रह भी रही है वाइफ और उसके खिलाफ डिक्री है कोर्ट का सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, तब भी मेंटेनेंस जो है दे दो। और ये भी स्थिति कि अगर हस्बैंड वाइफ अलग रह भी रहे, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग रह रहे हैं, तब भी जो है खर्चा जो है बांध दो। तो कुल मिला के जो विशेष जोर है इंडियन कोर्ट्स का वो है खर्चा बांधने में। कम ऐसे फैसले दिखाई देते हैं जहां पर खर्चा रिफ्यूज़ किया गया हो या खर्चा मिनिमाइज किया गया हो। तो बेसिकली जो गणित है कंसर्न केसेस के अंदर वो है हमारा असेसमेंट। अगर हमारा प्रॉपर असेसमेंट हम खुद करा पाते हैं कोर्ट से तो डेफिनेटली वहाँ पर हमको रिलीफ भी मिलेगी और उसके पैतरे क्या हैं वो हमको जो है समझने पड़ेंगे। साथियों एक बात समझिएगा कि अगर आप बेरोजगार भी हैं तो भी कोर्ट ये कहता है कि आप मेंटेनेंस ला के दीजिए। क्लियर है बात ये। तो मेंटेनेंस की स्थिति बहुत भयानक है और इससे बचना नामुमकिन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिस पर हमें काम करना होगा। अगर हमने काम नहीं करा तो हम डेफिनेटली जो है मारे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इनकम बहुत कम है तो नो नीड टू फाइट द केस, पर इनकम बहुत ज़्यादा है तो प्लानिंग जो है शुरुआत में करूँ। अगर प्लानिंग जो है शुरुआत में नहीं करी है और अब केस हो गया है लंबे टाइम बाद, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लड़की अपने केस में क्या लिखेगी, मुझे मारा पीटा किया, मेरे पे कोई खर्चा नहीं किया गया, मेरी कोई भी हेल्प जो है नहीं करी है हस्बैंड ने। तो यहाँ पर डिफेंस की स्ट्रेटजी क्या है कि जो भी खर्चे अपने वाइफ पे करें, उसको कोई ना कोई कपड़ा आपने लेके दिया होगा, कोई ना कोई आपने विशेष खर्चा उस पर किया होगा, आपने उसको घुमाया होगा, ये खर्चे वो बुक्स से बाहर कर देती है, आपको वो खर्चे बुक्स में लेके आने पड़ेंगे। क्लियर है बात ये। तो उसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है कि आपके जो भी स्टेटमेंट हैं, जो भी आपके पास डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए। ये डॉक्यूमेंट ये शो करने के काम में आएंगे कि लड़की कहती है कोई खर्चा करा ही नहीं है, लड़की बोलती है कि ढंग से रखा ही नहीं है, जबकि हमने खर्चा किया है इसके ऊपर और प्रॉपर जो है जो खर्चे हुए हैं उसका हमारे पास पूरा ब्यौरा है। तो लड़की का वो जो स्टैंड कि मेरे पे कोई खर्चा नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल जो है दयनीय स्थिति में रही हूँ, वो स्टैंड जो है अपने आप में डाउटफुल होगा। हमें प्रेस करना है रूल ऑफ इक्विटी को, जो ये कहता है कि अगर आप बिफोर कोर्ट आ रहे हैं तो आपके हाथ जो है वो स्वच्छ होने चाहिए। अगर लड़कियां फैट छुपा रही हैं, खासकर ऐसी स्थिति में जहां पर उन पर एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट डिफेंस को मिलता है। तो इस पर जो है अपने को विशेषता जोड़ देना है। और इस बात का समर्थन करता है धारा 23 हिंदू मैरिज एक्ट, जो ये कहता है कि अगर हाथ स्वच्छ नहीं है, लड़कियां बोनाफाइड नहीं है या पक्षकार बोनाफाइड नहीं है, तो वहाँ पर उसको डिफिट का जो है सामना करना पड़ेगा। और साथियों मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पर इवन कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी है कि लड़की ने जो है मटेरियल फैट छुपा ली है और कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि लड़की ने जो है फैट छुपाए हैं वो स्वच्छ हाथों से सामने नहीं आई है कोर्ट के। ऐसी स्थिति में कोई रेमेडी पाने की हकदार नहीं है, कोर्ट ने मेंटेनेंस क्लेम तक रिजेक्ट किए। तो सबसे पहले हमें सेल्फ असेसिंग करना है और इंपॉर्टेंट फैट कोई खर्चा नहीं हुआ है उसको हमको हाईलाइट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़की जब कोर्ट में आ रही है, हमारी इनकम बता रही है हायर साइड के ऊपर, क्लियर है, तो आपकी एक्चुअल इनकम क्या है उस पर आपको काम करना होगा। आपकी एक्चुअल इनकम कौन जानता है, आपका सीए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जिस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 115BAC इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 192 इनकम टैक्स एक्ट यदि एप्लीकेबल है तो, सेक्शन 44 ADA अगर एप्लीकेबल है तो, सेक्शन 44 AD इनकम टैक्स एक्ट यदि एप्लीकेबल है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी लाइट में जो गणनाएं होती है जिसके हिसाब से हम अपना टैक्स का सेल्फ असेसमेंट करते हैं, डाटा सबमिट करते हैं कंसर्न इनकम टैक्स को, तो इनकम टैक्स सेक्शन 149 और सेक्शन 143 के आधार पर उसको प्रोसेस करता है। क्लियर है बात है। और वही आधार बनता है कि टैक्स लिया जाएगा या टैक्स नहीं लिया जाएगा, या कितने अमाउंट पर टैक्स बनेगा, कितने अमाउंट पर टैक्स जो है नहीं बनेगा, या हमारी एक्चुअल इनकम क्या है। ये पैरामीटर्स हैं जिस पर हमें काम करना होता है। तो लड़की लिखती है कि भाई आपकी इनकम जो है 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए है, तो आपकी रियल इनकम को सस्टेन करने के लिए आपको रिलाई करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है हमसे गलती
कि हम लोग अपने खर्चे जो है शो करते हैं हायर साइड के ऊपर, इनकम होती है कम। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर खर्चे जो है हमारे हायर साइड के ऊपर है और इनकम हमारी कम शो है रिटर्न के अंदर, तो ऐसी स्थिति में कोड भी सेक्शन 69C 69D इनकम टैक्स एक्ट की लाइट में अवधारणा लेकर हमारी एक्सपेंडिचर को हमारी इनकम से ज़्यादा मानते हुए उसके आधार पर गणनाएं कर सकता है मेंटेनेंस क्लेम की। तो जब भी आप ये फैक्ट लिखते माने कि हमने खर्चा किया या हमारी वाइफ पर जो है हमने काफ़ी अच्छा जो है खर्चा किया है, बट वो खर्चे ज़्यादा है आपकी इनकम से, तो एक प्लानिंग करना है अपने को, एक प्लीडिंग लिखना है कि हमने ये खर्चा नहीं करा है बल्कि हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने खर्चा किया है, मीन्स हमारे माता पिता ने, ताकि लाइबिलिटी जो है हम पर शिफ्ट नहीं हो और जो ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं धारा 69C 69D इनकम टैक्स एक्ट के वो हम पे नेगेटिव रूप में अप्लाई ना हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस पर जो है काम कीजिएगा। अगर वाइफ ने जो है गलत बात बताई है कोर्ट को, गलत इनकम कोट करी है आपकी, तो उसको नोटिस दीजिए राइट टू प्राइवेसी का। लड़कियां वैसे भी खूब रोती हैं कि साहब राइट टू प्राइवेसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डाटा लीक हुआ है तो वो डाटा किसके पार्ट पे लीक हुआ है, इसकी जानकारी इसको देनी पड़ेगी। अगर वो जानकारी नहीं दे पा रही है तो ये प्लीडिंग होगी स्ट्रक ऑफ, जिस पर ऑर्डर 6 रूल 16 CPC के प्रोटोकॉल जो है लागू हो जाएंगे। बेसिकली ऐसी प्लीडिंग जो अनसपोर्टेड है, ऐसी प्लीडिंग जो स्कैंडलस है, ऐसी प्लीडिंग जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी प्लीडिंग को रिकॉर्ड पर रखकर किसी भी रूप में लाइबिलिटी का बेस नहीं बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसीडिंग्स है मेंटेनेंस की, ये क्वाजी क्रिमिनल भी है, क्वाजी सिविल भी है, जिस कारण CPC के प्रोटोकॉल को इफेक्टिवली लागू किया जा सकता है। एक बात मैं आपको विशेषता बताना चाहता हूं कि वाइफ जो है कई बार अपना इनकम छुपा लेती है या सही असेट जो है रिकॉर्ड पर नहीं रखती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपने भाइयों को जो है दान दे देती है, या उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है उसको वो इनहेरिट तक नहीं करती है ताकि वो अपने क्लेम में कोई भी इंटरफेरेंस जो है ना ला पाए। तो ऐसी स्थितियों में ऑर्डर 11 रूल 12 CPC पे जोड़ देना होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल लेट डाउन करता है, उसके लिए लगातार नोटिस दो। इन सब बातों के बारे में जानकारी लो। अगर वो जानकारी नहीं देती है, छुपाती है, तो प्रोटोकॉल कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में आके उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे रही है या बात छुपा रही है तो हम एडवर्स प्रिजम्पशन पर जोड़ देंगे, जिसके लिए हम निर्भर करेंगे ऑर्डर 8 रूल 4 CPC पे, निर्भर करेंगे सेक्शन 119 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पे, जिसके कॉन्टेक्स्ट में जो सेक्शन प्रीवियसली था वो था सेक्शन 114 सब क्लॉज जी इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर हो गया अपने को साथियों? इसके अलावा जो कॉन्डक्ट रहा है वाइफ का मैट्रिमोनियल हाउस में, उसको भी हाईलाइट करूं। इसके अलावा इसकी प्रीवियस अर्निंग है उसको भी हाईलाइट करूं। इसके अलावा उसका क्वालिफिकेशन है उसको भी हाईलाइट करूं। इसके अलावा किस तरह से क्लेम को बढ़ाया गया है उसको भी हाईलाइट करूं। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं लास्ट पार्ट के अंदर कि वाइफ जो है जो पैसा मांग रही है आपसे, वो मांग रही है टूवर्ड्स द एक्सपेंडिचर, कि मुझे ये पैसा चाहिए खुद को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब वो इस पैसे को रखेगी नहीं, वो खर्च करेगी। तो हमको यह बात पे जोर देना है कि जो पैसा वो खर्च करेगी तो वो खर्च कहाँ करेगी? बेसिकली रोटी कपड़ा मकान पे, क्योंकि लग्जरियस तो वो एंजॉय कर सकती नहीं है। क्लियर है बात ये? चूँकि उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही मिलना है, क्लियर है, हस्बैंड से। तो बेसिकली जो अमाउंट उसने क्लेम किया है, मान लीजिए 50,000, 70,000, 80,000, 90,000, तो एग्जैक्टली वो अमाउंट लगना कहाँ पर है, किस किस को देना है, कैसे वो पार्टवित होगा, इसका स्पष्ट ब्यौरा जो है इसको देना पड़ेगा। और वो भी बाउंड है बाय द प्रोटोकॉल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो एक्सपेंडिचर का ब्यौरा नहीं दे पा रही है, मनी को विदहोल्ड कर रही है, तो बेसिकली वो दोषी है अमाउंट को मिसअप्रोप्रिएट करने की भी। क्योंकि अगर वो कोर्ट से कोई रेमेडी मांग रही है और वो कहते हैं कि साहब मुझे कानूनी मदद चाहिए, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, खुद को मेंटेन करना है, और ये पैसा मैं एक्सपेंडिचर में काम में लूँगी। एक्सपेंडिचर मीन्स अपने खाने खुराक में, क्लियर है, अपनी दवाइयों में, अपने रहने में, अपने अन्य खर्चों में, तो वो खर्चे उसको बताने पड़ेंगे विद ड्यू डिलीजेंस। उसके लिए कॉर्पोरेटिव एविडेंस फाइल पर रखनी पड़ेगी। वो नहीं रखती है उसको मंगवाओ। और आप छोटी सी बात समझो ना, जैसे आपका बच्चा मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी फीस आप जमा करवा सकते हो, ये सेट ऑफ मिलेगा आपको, और ये सेट ऑफ परमिजेबल है एज पर ऑर्डर 8 रूल 6 से CPC। दूसरी बात है कि आपके खर्चे वाइफ के क्या है, भाई वो दुकान पे जा रही है, कोई सामान खरीद रही है, तो दुकानदार जो भी है उसको फिक्स करो, जो सामान खरीद लिए खरीदे। दुकानदार से कहो कि भाई इसका बिल जनरेट करें, अल्टीमेटली पेमेंट जो है QR कोड पे कर दो, तो कॉर्पोरेटिव एविडेंस जो है आपने खुद ने रेडी कर ली। तो कम से कम जो झूठे क्लेम रिकॉर्ड पे आ रहे हैं, जो फॉल्स क्लेम रिकॉर्ड पे आ रहे हैं, उनका आना जो है रुकेगा, और जो क्लेम रिकॉर्ड पर है उनको मिनिमाइज करने में, कम करने में या डिफीट करने में हमें जो है इस तरह के टूल से जो है सहायता मिलेगी। तो इसलिए घबराने की बजाय आपको खुद काम करना होगा। घबराने की बजाय आपको एविडेंस जो है कलेक्ट करनी पड़ेगी, और उन एविडेंसेस पे आप लोगों को वर्कआउट करते हुए चलना पड़ेगा। और वैसे भी मैं कई बार एडवाइस दे चुका हूँ आप लोगों को कि अगर आपकी इनकम अच्छी है
और शादी से पहले अगर आप मेंटेनेंस प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप एक बड़े खतरे का शिकार होने जा रहे हैं। देखो आज के टाइम पे जो हमारा पैन कार्ड है वही आधार है हमारे इनकम असेसमेंट का। अगर हमने इनकम कोई जो है कम डाला हमारे खातों में और हम एक बिजनेसमैन है तो हमारे पास काफ़ी टूल है इनकम को डाइवर्ट करने का। हमारे पास कंपनी है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वहाँ पर हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इंडिविजुअल लाइबिलिटी ना आए हैं तो ये टूल्स जो है हमको लेने चाहिए। और अगर नहीं लिए हैं और अब लाइबिलिटी आ गई है तो अब वर्कआउट करना पड़ेगा उसको मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर है? तो हमें जो एक्चुअल उसकी नीड है उस पर काम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू हाइपोथेटिकल नीड। तो जो कुछ भी उसने बताया है वो हाइपोथेटिकल फिगर है। रियल में क्या है वो जो है आपको रखवाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स में हम डाटा देते हैं कि हमारे खर्चे हुए हैं, सैलरी पे हमारे खर्चे हुए हैं, अदर पर्सपेक्टिव में, तो इनकम टैक्स का असेसिंग ऑफिसर भी क्वेरी कर सकता है कि भाई खर्चे कैसे हुए, किस पर हुए, डाटा दीजिए, उन व्यक्तियों को नाम दीजिए, उनके पैन दीजिए या उनके फ़ोन नंबर दीजिए, हम इंक्वायरी कर लेंगे। तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है कि जज को भी जो है यहाँ पर जोर देना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि वास्तव में रियल खर्चा क्या है। अगर रियल खर्चा नापे बगैर खर्चा अवॉर्ड कर दिया तो जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है रजनीश बनाम नेहा की, उसका ये घोर उल्लंघन होगा। उसमें ये बात स्पष्ट कही गई है कि मेंटेनेंस शुड बी रीजनेबल। और रीजनेबल क्या है कि वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो है खुद को मेंटेन कर सके। पर हो क्या रहा है बिल्कुल उल्टा। वो क्लेम ले रही है हायर साइड के ऊपर और वो अपनी जॉब भी कर रही है हिडन वे में और इसके अलावा उसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो अगर ऐसा है तो उसकी पुख्ता साक्ष्य इकट्ठी करो और उस पर काम करते हुए उसको जो है कोर्ट में पेश करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके लिए दिक्कत है। और इसके अलावा जो वर्कआउट करने हैं उसके लिए जो साक्ष्य है वो पुख्ता पेश करनी है। जल्दबाजी में जवाब लिख दोगे या कोई ऐसी बात जवाब में लिख दोगे जो इनकन्सिस्टेंट है, वो आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि ड्राफ्टिंग कला है। अगर आपने रिप्लाई ढंग से लिख लिया और आपने पॉइंट्स को स्टैंड कर दिया तो वहाँ पर राहत तो मिलेगी अपने को। और जो लोग जीते हैं ना कोर्ट में, उनके फैसले पढ़िएगा। उन्होंने जो पॉइंट रेज करे वो काफ़ी इफेक्टिव थे। कुछ के मेंटेनेंस जो है ख़त्म हो गए, कुछ के मेंटेनेंस जो है कम हो गए। वो क्यों हुए? क्योंकि उनके जो स्टैंड थे वो थे वाइफ की क्वालिफिकेशन को लेके, वाइफ के प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को लेके, वाइफ का कॉन्डक्ट को लेके, वाइफ पे किए खर्चों को लेके और वाइफ का जो क्लेम है, जो फॉल्स क्लेम है उसको लेके। जब तक स्टैंड क्लेरिफाई नहीं करोगे, अपनी प्लीडिंग्स को स्पेसिफिक नहीं करोगे, अपनी ड्राफ्टिंग को इफेक्टिव नहीं करोगे, तब तक राहत भी नहीं मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक जो स्ट्रेटेजीज है वो मैंने जो है क्लियर करी। किस तरह से हमें लड़ना है वो मैंने क्लियर किया और क्या क्या साक्ष्य जो है कलेक्ट करनी है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स कानून में क्या है उस पर जो है मैंने जोड़ दिया। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।